एवरीवन, वेलकम टू सीएससी स्कॉलर सीरीज। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया ही था कि ये कोर्स हम लोग जो है हिंदी माध्यम में करेंगे, हिंदी मीडियम में करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं एनसीईआरटी 6 to 12 कराऊंगी। ठीक है, और अभी मैं क्लास 11 की एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगी, फिर क्लास 12 की, फिर मैं 6 to 10 की कंप्लीट कराऊंगी। फिर आगे जो सीएससी से रिलेटेड बुक होंगी वो सारी चीज़ें कराते रहूंगी, और बीच बीच में जीके क्वेश्चंस के भी वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। और जो भी बच्चे आर्ट्स लिए हैं 11 आर्ट्स में, वो भी इससे पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे सीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन इसका चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की गई है। ठीक है, इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मेसोपोटामिया की बात की गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की गई। अब मेसोपोटामिया है क्या? मेसोपोटामिया एक जगह है। ठीक है, जैसे इंडिया एक देश है ना, अमेरिका एक देश है, चाइना एक देश है, उसी तरीके से मेसोपोटामिया भी एक देश है। मेसोपोटामिया को लोग आज इराक के नाम से भी जानते हैं। इराक मतलब अब तो मेसोपोटामिया को लोग इराक के ही नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम था, प्राचीन समय में नाम था। ठीक है, अगर तुम लोग को मेसोपोटामिया देखना है कि कहाँ है, तो तुम पश्चिम एशिया के मैप पे जाके देख लो, पश्चिम एशिया के मैप पे देख लो। ठीक है, और मेसोपोटामिया को ही आज हम लोग इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मेसोपोटामिया मतलब मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, मतलब मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, तो सो देखो। मेसोपोटामिया नाम मतलब मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, और मेसोपोटामिया नाम क्या चीज़ से बना है, तो देखो। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमेसोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेसोस प्लस पोटेमेसोस इजकल टू मेसोपोटामिया। मेसोस का यानी होता है मध्य, मेसोस का मतलब है मध्य, मध्य मतलब बीच का, मध्य मतलब बीच है, मतलब बीच का भाग। ठीक है, और पोटेमेसोस यानी नदी, नदी तो समझते ही हो, रिवर। ओके, और मेसोपोटामिया शब्द जो है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया जो है ना, दजला और फरात नदी के बीच में है। देखो, दजला भी एक नदी है, फरात भी एक नदी है, दजला भी एक नदी है, फरात भी नदी है। दजला और फरात नदी के बीच का जो जगह है ना, वही मेसोपोटामिया है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। देखो, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो मेसोपोटामिया में हुई थी। ओके, और पता है मेसोपोटामिया को हम लोग विश्व इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं, विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में? क्योंकि मेसोपोटामिया के लोगों ने न विश्व को बहुत कुछ दिया है, इसलिए आज हम लोग इसको विश्व के इतिहास में पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या दिया है वही सब इस पैराग्राफ में दिया है, उसको मैं बता देती हूँ। मतलब विश्व मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। 6 चीज़ें, तो जो 6 चीज़ दी है वो उसमें मेंशन है, मतलब इस बुक में मेंशन किया गया है 6 चीज़ें जो मेसोपोटामिया के लोगों ने दी है। तो कौन कौन सी चीज़ें है? लेखन कला, शहरी जीवन, लेखन कला, शहरी जीवन, और खगोल विद्या है ना, गणित के सिद्धांत, और समय का विभाजन, और कृषि और व्यापार। ठीक है, ये देखो, शहरी जीवन विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या। देखो, गणित के सिद्धांत में आता है, यहाँ देखो, गणित के सिद्धांत में आता है गुना, भाग, वर्गमूल। ओके, और खगोल विद्या मतलब खगोल विद्या में अंतरिक्ष की बात की गई है ना, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है ना, सब खगोल विद्या में ही आती है। मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या अंतरिक्ष की बातों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मेसोपोटामिया से ही लोगों को मिला है। ठीक है, और बात आया समय विभाजन और कृषि और व्यापार की शुरुआत। समय विभाजन यानी कि जैसे एक वर्ष को 12 महीनों में बांटना, तो ये भी मेसोपोटामिया के ही लोगों ने किया है। ठीक है, और कृषि और व्यापार की शुरुआत भी मेसोपोटामिया में की है। कृषि यानी खेती की शुरुआत, और व्यापार यानी बिजनेस। ओके, तो ये भी हुआ है मेसोपोटामिया में ही। ठीक है, और इस सभ्यता का समय काल जो है 3500 से 3200 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, जिसको ईसा पूर्व का मतलब नहीं पता है, मैंने ईसा पूर्व के ऊपर भी, मतलब ईसा पूर्व होता क्या है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है,
तुम लोग एक बार जाके देख लेना, नहीं भी देखो तो अगर नहीं जाके चैनल पे देख सकते हो तो मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। ठीक है, और इसमें मेसोपोटामिया के कुछ प्रमुख नगर थे, मतलब इम्पोर्टेंट नगर कह सकते हैं, मतलब मेन नगर थे, मेन जगह थी। तो मेसोपोटामिया के कुछ प्रमुख नगर थे, वो 4 थे। मेसोपोटामिया के 4 प्रमुख नगर थे। कौन कौन से? मारी नगर थे, मारी नगर था, उर नगर था, उरुक नगर था, बेबीलोन नगर था। ओके, और सबसे ज़्यादा फेमस नगर जो था वो बेबीलोन था। ओके, और वहाँ पे यहाँ की प्रमुख भाषाएं भी थी। प्रमुख भाषाएं मतलब यहाँ की मेन भाषाएं, जैसे सबसे पहले जो थी, प्रथम ज्ञात भाषा जो थी वो सुमेरी थी, जिसको सुमेरियन भी कहते थे। ठीक है, और 2400 ईसा पूर्व में अकदी भाषा बना दिया गया। सुमेरी को हटा के अकदी जो भाषा थी उसको बना दिया गया। ठीक है, तो उस टाइम सुमेरी को ही सुमेरियन कहते हैं। ठीक है, तो 2400 ईसा पूर्व में जो है क्या कहते हैं, अकदी को जो है मतलब भाषा बना दिया गया। आसपास जब अकदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अकदी ने जो है सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। कब? 2400 ईसा पूर्व में। फिर क्या होता है, 1400 ईसा पूर्व में अकदी को हटा के आरामाइक को जो है भाषा बना दिया जाता है। मतलब भाषाओं में भी 3 बार चेंज आए, मतलब 2 बार चेंज आए। सबसे पहले जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो सुमेरी थी, जिसको लोग मतलब उसको सुमेरियन भी कहते थे। ठीक है, फिर 2400 ईसा पूर्व में अकदी को बना दिया गया, सुमेरी भाषा को हटा के। फिर 1400 ईसा पूर्व में जो है आरामाइक बना दिया गया। ठीक है, फिर और इसमें क्या है कि फिर इसमें इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि यूरोपवासी क्यों मेसोपोटामिया को, ये ब्लू वाला जो पैराग्राफ है इसमें दिया गया है कि यूरोपवासी जो है क्यों मेसोपोटामिया को इतना महत्व देते थे, क्यों यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इतना महत्वपूर्ण था, क्यों था मतलब यूरोपवासी जो है मेसोपोटामिया को इतना महत्व देने का बस 3 कारण था, मात्र 3 कारण। ठीक है, तो कौन से वो 3 कारण थे, सुनो। बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। ठीक है, ये तो पहला कारण था। फिर है दूसरा कारण, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य अर्थ सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। देखो, सिमार का मतलब है ईंटों से बना शहर। ठीक है, और तीसरा कारण है यूरोप के यात्री, ये नहीं है तीसरा कारण है यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। यूरोप के यात्री विद्युजनों मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। तीसरा कारण यही है कि जो यूरोपवासी है ना, वो मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। तो वो 3 कारण यही है, यूरोपवासी क्यों मेसोपोटामिया को इतना महत्व देते थे, उसको मात्र 3 कारण है। वो 3 कारण यही है कि बाइबल के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है, और दूसरा है ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थ है सुमेर ईंटों से बनी शहर की भूमि। ठीक है, और तीसरा यही है कि यूरोपवासी मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। बस यही 3 कारण थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हम लोग। देखो, पश्चिम एशिया का जो मैप है यही है, और यहाँ पे ईरान है, यही है पश्चिम एशिया की मैप में तुम लोग को बताया था ना मैंने कि ईरान को देख सकते हो। तो यही यहाँ पे है ईरान। देखो, यहाँ पे बेबीलोन है, उरुक नगर है, उर नगर है, मारी नगर है, दजला नदी यहाँ है, फरात नदी यहाँ है। ठीक है, तो इसको एक बार तुम लोग देख लेना इस मैप को, क्योंकि एग्ज़ाम में मैप पे पॉइंट करने को आता ही है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल का मतलब देखो, और ये एक बात बता दूँ, ये टॉपिक जो है ना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए आया है, 8 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखो, हम लोग कहीं के भी भूगोल की बात करते हैं, भूगोल का मतलब क्या होता है?
का जब भी कहीं बात होता है ना, तो इसका मतलब है क्या कि हम उस जगह की वातावरण की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, है ना। तो वही, तो मेसोपोटामिया और उसका भूगोल इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक क्या चीज़ का देश है? भौगोलिक विविधता का देश है ना। और इसके पूर्व उत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। देखो, पूर्व उत्तर भाग का क्या मतलब होता है? पूर्व उत्तर भाग का मतलब जो पूर्व में भी है और उत्तर में भी है। पूर्व उत्तर भाग का क्या मतलब होता है? जो पूर्व में भी है और उत्तर में भी है। तो इसमें यही दिया गया है कि इसके पूर्व उत्तर भाग में जो है हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है पूर्वोत्तर भाग का कि यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। तीसरा, यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। पूर्वोत्तर भाग में क्या है? यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी हो जाती है। और इसमें है एक और पॉइंट क्या है कि यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। और मेसोपोटामिया में खेती कब से शुरू हुई? 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। ओके, ठीक है। और फिर इसके उत्तरी भाग में यहाँ पे देखो, फिर देखो उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। देखो, स्टेपी घास के मैदान का क्या मतलब होता है? स्टेपी घास के मैदान का मतलब है समतल घास के मैदान, प्लेन घास के मैदान, ठीक है। उसे ही हम लोग स्टेपी घास के मैदान कहते हैं। जो समतल घास का मैदान होता है वो इसको क्या कहते हैं? स्टेपी घास के मैदान, प्लेन घास का मैदान। ओके, ठीक है, यहाँ तक था। तो उत्तर भाग में क्या था? उस उत्तर भाग में क्या था कि उत्तर भाग में स्टेपी घास के मैदान थे। मतलब मैदान है, स्टेपी घास का मतलब तो बता ही दिया। फिर इसमें क्या है कि उत्तर में ऊंची भूमि है। उत्तर तरफ क्या है? ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। और यहाँ पे पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है, ठीक है। तो उत्तर भाग में तो इतना ही था। अब आता है पूर्वी भाग की बारी, ठीक है। पूर्वी भाग में क्या था कि पूर्वी भाग में बहती थी दजला नदी, ठीक है। दजला नदी किस तरफ बहती थी? पूर्वी भाग में, ठीक है। दजला की सहायक नदियाँ ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थे। देखो, दजला नदी की सहायता से ना तुम ईरान के मतलब वहाँ के लोग जो है ईरान के पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए अच्छा परिवहन था, अच्छा साधन था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी भाग का बात। देखो, मैंने जैसे बताया कि इस पूरे चैप्टर में जो है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है। लेकिन एग्ज़ाम में एक और इसके भूगोल में भी सबसे ज़्यादा क्या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है? मोस्ट रिपीटेड टॉपिक क्या है? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग हर बार आता ही है, ठीक है। तो दक्षिणी भाग भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से दक्षिणी भाग वाला बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो दक्षिणी भाग में क्या था कि दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। दक्षिणी भाग जो था, दक्षिणी एरिया था, वो रेगिस्तानी एरिया था, ठीक है। परंतु सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत नहीं हुई। दक्षिणी भाग में लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। और ये दक्षिणी भाग इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? जब तुम लोग तो सोच रहे हो कि दक्षिणी भाग इतना इम्पोर्टेंट क्यों था जबकि वो तो रेगिस्तानी था? क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ इसलिए था क्योंकि यहाँ पे दजला और फरात नदी बहती थी और क्योंकि यहाँ पे जो बहती थी तो दजला और फरात नदी जो है ना अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, है ना। देखो, यहाँ पे है उपजाऊ और बारीक मिट्टी लाती थी, ठीक है। फिर जो है फरात और दजला नदी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ और बारीक मिट्टी लाती थी। फिर नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इसके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता है तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है, ठीक है। और फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। और पुराने ज़माने में यह धाराएं सिंचाई की लहरों का काम देती थी, ठीक है। और फिर आवश्यक
आवश्यक पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मशरूम के खेतों की सिंचाई भी इसी के माध्यम से होती थी। ठीक है, फिर खेती के अलावा भी भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, उत्तरी मैदानों और पहाड़ों के डालों पर चली जाती थी। ठीक है, और जिससे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। और इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं होती थी। और गर्मियों में खरबूज के पेड़ खूब फल देते थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, मेसोपोटामिया पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तानी दक्षिण का सिंचित क्षेत्र था। ठीक है, तो यही मैप है, इस मैप को भी एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का महत्व क्या हुआ? देखो, शहरीकरण के महत्व में जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक में देखो क्या बताया गया। इस टॉपिक में जो है किसी भी इलाके का शहरीकरण का विकास कैसे हुआ सो बताया गया है। ठीक है, जैसे हम पुराने समय की बात करें तो हर जगह खाली इलाके होते थे। जैसे कहें तो जंगल होते थे, तो वो एरिया शहर कैसे बना सो पढ़ेंगे। ठीक है, और शहरीकरण को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन। ठीक है, तो पहले इन दोनों को भी पढ़ेंगे। तो मानव ने क्या किया कि खेती शुरू किया। अब खेती करने के साथ साथ क्या हुआ कि दूसरी आर्थिक गतिविधि बढ़ने लग गई। जैसे व्यापार बढ़ने लगा, है ना, जैसे व्यापार बढ़ने लगा, वहाँ पे उदय दंडों की स्थापना होने लगी। दूसरे व्यापारियों की भी गतिविधियाँ बढ़ने लगी, है ना। तो वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, है ना। वहाँ पे लोग जाके बसने लगे थे। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ गई थी। जनसंख्या घनत्व बढ़ा और वो एरिया क्या बन गया, कस्बे के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे और ज़्यादा लोग आके रहने लगे थे। वहाँ के लोगों का जो मन पसंदीदा जगह था वो बन गया, वो वहाँ के लोगों का मन पसंदीदा जगह बन गया था। और धीरे धीरे क्या बन गया, वो शहर बन गया। जंगल अब धीरे धीरे क्या बन गया था, शहर बन गया था। शहर बने तो वहाँ पे श्रम विभाजन की मात्रा बढ़ी। श्रम विभाजन का क्या मतलब हुआ कि अलग अलग कार्यों को करने की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, जैसे कि हमारे अभी के समय में बात करें तो जैसे सब्जी बेचने वाला अलग है ना, तो फ्रूट बेचने वाला अलग है, डॉक्टर अलग है, टीचर अलग है। वैसे ही जो है मजदूर अलग है, इंजीनियर अलग है, तो सबका अलग अलग पेशा है। तो ये था श्रम विभाजन। ठीक है, और शहरों की यही खासियत होती है, वहाँ श्रम विभाजन मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यही था श्रम विभाजन। और जो सामाजिक संगठन है वो क्या हुआ कि अब मान लो कि पुराने समय में शहरों में बहुत काम होते थे। जैसे अनाज है वो शहरों में आते थे, अनेक संग्रहण करना है, या कोई धातु है उसको एक जगह पे रखना है, फिर अनाज को बांटना है ना, लोगों के बीच में, है ना। उसके बीच में एक संगठन बनाने के ही काम हो सकता है, अकेले ही काम नहीं हो सकता है। तो शहरों में सामाजिक संगठन एक विशेष भूमिका है। ठीक है, शहर में खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं और उसके संग्रहण तथा वितरण के लिए सामाजिक संगठन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही था ये टॉपिक। तो जैसे श्रम विभाजन का यही मतलब हुआ कि जैसे काम जो बढ़ता है तो सबको मतलब अलग अलग काम करना चाहिए, तब ना काम बटेगा। अब एक ही लोग सारा काम करेगा तो कैसे होगा। हर एक लोग को थोड़ा थोड़ा अपना काम बांट के करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे है वाकार शीर्ष जो है 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। इसकी आँखों और भौं में
क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जराई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनाने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिससे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, उनकी सूची बताइए। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप था, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शहरों में माल की आवाजाही। ठीक है, तो शहरों में माल की आवाजाही भी जो है 2 टाइप की होती थी। एक होती थी आयात, एक होती थी निर्यात। अब आयात का क्या मतलब है? आयात का मतलब है जब हम कोई चीज़ दूसरे देश से जो है मंगवाते हैं, मतलब यानी कोई चीज़ आ रहा हो, जब हम कोई चीज़ जो है दूसरे देश से मंगवाते हैं वो आयात है। और निर्यात यानी कि जब हम कोई चीज़ दूसरे देश को देते हैं, अपने देश से दूसरे देश में दे रहे हैं, तो वो निर्यात है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने आयात निर्यात किया था, और किन चीज़ों का किया था उन चीज़ों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन के मामलों में काफ़ी समृद्ध था, लेकिन वहाँ क्या था कि वहाँ खनिज संसाधनों की बहुत कमी थी। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन के लिए, खाने पीने के सामान के लिए तो बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जो है खनिज संसाधनों की वहाँ पे बहुत कमी थी। और दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की भी कमी थी। ठीक है, और इराकी खजूर और पोपलाल के पेड़ों की लकड़ियाँ, गाड़ियाँ है ना, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कई खास अच्छी नहीं थी, और औजार या गहने बनाने के लिए भी कोई धातु उपलब्ध नहीं था। मेसोपोटामिया वासी धातु जैसे तांबा, रागा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार की पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि या अन्य उत्पादन उन्हें निर्यात करते थे। निर्यात माने मैंने बताया देते थे, है ना, देने के सेंस में निर्यात। और व्यापार के लिए उस समय स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग का प्रयोग अधिक होता था, क्योंकि यह सस्ता और आसान था। ठीक है, छठा, फरात नदी उस समय विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है लेखन कला और विकास। लेखन कला का विकास, तो लेखन कला का कैसे विकास हुआ सो जानेंगे इसमें। जैसे कि हम समझ चुके हैं कि सबसे पहले लेखन कला का विकास जो है मेसोपोटामिया में हुआ था, मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में हुआ था, है ना। तो लेखन कला के लिए हमें लिपि की ज़रूरत होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, वैसे ही मेसोपोटामिया की लिपि जो है कीलाकार लिपि है। हिंदी की लिपि जैसे होती है ना देवनागरी, वैसे ही मेसोपोटामिया की लिपि जो है वो क्या है, कीलाकार लिपि है। ठीक है, तो लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन के साथ हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में सोचते थे, है ना। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो है 3200 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, और मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन कार्य करते थे। पहले चिकनी मिट्टी
चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो है, आगे इसमें इसका पिक्चर दिया गया है चिकनी मिट्टी की पट्टिका। क्या होता था कि पहले जो है पहले के टाइम में ऐसे पेपर पेन होते नहीं थे, तो वहाँ पे लिखा किस पे जाए, हिसाब किताब किस पे किया जाए। छोटा मोटा हिसाब किताब तो हाथ पे और मन में कर लिया जाता था, लेकिन जो बड़ा बड़ा हिसाब किताब था तो उस टाइम तो पेपर पेन होते नहीं थे, तो उस टाइम चिकनी मिट्टी को ही गूँथ के और न चपटा करके थाप के जो है ना, और न जब वो गीला रहता था ना तभी उस पर एक लकड़ी से जो है उस पर लिखते थे, और जब वो सूख जाता था उसके बाद वो परमानेंट हो जाता था और उस पर कोई और चीज़ नहीं लिखा जा सकता। जब तक वो गीला है तभी तक लिखा जा सकता है। और जो इसको तो मिट्टी जो है गीला रहता था ना, इसलिए उसको सावधानी पूर्वक उसकी सतह को चिकना बनाना होता था। फिर सरकंडे की तिल्ली से, कोई आम तिल्ली से नहीं लिखते थे, सरकंडे की तिल्ली से जो है, तिल्ली की नोक से जो है किलाकार चिन्ह बना दिया जाता था। इसमें शब्द नहीं, उस टाइम किलाकार चिन्ह चलता था। ये देखो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो किलाकार के अक्षर संकेत यही बना दिया जाता था, तो लोग समझ जाते थे कि क्या लिखा हुआ है। ये देखो किसके लिए क्या, जैसे बैल बनाना है, बैल को दर्शाना है तो ऐसा बना दिया जाता था, या ऐसा बना दिया जाता था, या अनाज मछली को दर्शाना है तो ऐसा चित्र बना दिया जाता था। संख्याएं नाव को दिखाना है तो ऐसा चित्र बना दिया जाता था। यही है किलाकार लिपि, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब एक पट्टिका धूप में सूख जाती थी तो वो पक्की हो जाती थी और वह मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी, ठीक है। और एक बार धूप में सूख जाने के बाद अब उस पर नए शब्द नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए नए हिसाब, अगर जब फिर नया हिसाब बनाना या नया कुछ लिखना है ना तो फिर नई पट्टिका बनानी पड़ती थी। तो वो नेक्स्ट पेज पे ये चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं की जो है तस्वीर दे रखी है, यही है, देखो यही है मिट्टी की। तो देखो नेक्स्ट पेज पे जो है पट्टिकाओं की जो है तस्वीर दे रखी है, देख लो भाई चिकनी मिट्टी की पट्टिका वो ऐसी ही होती थी। देखो इस पर यही किलाकार लिपि में कुछ शब्द लिखे गए हैं इस टाइप से। एक बार सूख गए तो इस पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता, फिर लिखना है तो दूसरी पट्टिका बनानी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली क्या है? देखो लेखन कला का प्रयोग जो है सिर्फ हिसाब किताब के लिए ही नहीं होता था, बल्कि शब्दकोश बनाने के लिए, राजाओं के कार्य का वर्णन करना, दूसरा शब्दकोश बनाने के लिए, है ना, फिर भूमि के स्थानांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, है ना, फिर कानून में हुए परिवर्तन को बताने के लिए, ठीक है। तो इन चार चीज़ों में होता था, खाली हिसाब किताब में ही नहीं होता था। राजाओं के कार्यों को वर्णन करने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, ना, जो मैंने कारण बताया उसके लिए, ठीक है। तो ये भी टॉपिक, इस टॉपिक में भी सिर्फ यही दिया हुआ है और ये भी टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो वो है साक्षरता। मेसोपोटामिया का साक्षरता दर, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मेसोपोटामिया में जो है ना पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। देख लो मेसोपोटामिया में बहुत कम पढ़े लिखे पढ़ लिख सकते थे, मतलब मेसोपोटामिया में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। इसका पहला कारण क्या था, मतलब कम पढ़े लिखे लोगों का क्या कारण था? इसका पहला कारण ये था कि चिन्हों की संख्या अधिक थी। चिन्हों की संख्या क्या थी? अधिक थी। इस वजह से लोगों को दिक्कत होती थी। और दूसरा कारण था कि यह काफ़ी कठिन था। ये लिपि जो थी बहुत कठिन थी। एक तो था कि ज़्यादा अक्षर होने की वजह से, पहला कारण था कि अधिक चिन्ह होने की वजह से कठिन थी, और दूसरा कारण था कि ये काफ़ी कठिन लिपि थी। ओके, नेक्स्ट, तो ये भी टॉपिक हमारा ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है लेखन का प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखन का प्रयोग। लेखन का प्रयोग में क्या है कि लेखन कला और व्यापार ज़्यादातर राजाओं के द्वारा ही किया गया था। लेखन कला और जो है व्यापार का जो है शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया था? राजाओं के द्वारा। एक छोटी सी कहानी किसके द्वारा हम लोग जो है इसको समझेंगे, कैसे राजाओं द्वारा शुरू किया गया था। देखो उरुक मेसोपोटामिया का सबसे सुंदर नगर था। उरुक जो है मेसोपोटामिया का क्या था? सबसे सुंदर नगर था। उसको उरुक को लोग शहर भी कहते थे क्योंकि बहुत सुंदर था, ठीक है। अब स्टोरी क्या है वो राजा की, सो सुनो।
शासन एनमरकर, ठीक है। एनमरकर जो था राजा था, ये देखो एनमरकर। एनमरकर जो था वो उड़ुप का राजा था, ठीक है। और उसने एक मंदिर बनवाया था। तो मंदिर को सजाने के लिए उसको चाहिए थे लाजवर मणि, सोने चांदी, कीमती चीज़ें चाहिए थी उसको अपने मंदिर को सजाने के लिए। तो उसने क्या किया कि अपने दूत को बुलाया, और दूत मतलब मैं बताती हूँ, दूत मतलब जो होता है राजा का संदेश वाहन, ठीक है। अगर राजा को किसी मतलब कोई संदेश भेजना है किसी को, है ना, तो वो अपने दूत के जरिए भेजता था, ठीक है। तो दूत को बुलाया और ऐसे ऐसे बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तुम जाओ और लेकर आओ। तो उस अपने दूत को कहाँ भेजा, उसने अपने दूत को भेजा अरट्टा। उसने अपने दूत को कहाँ भेजा, अरट्टा। तो उसका जो है दूत गया अरट्टा, एकदम रात से दिन हो गया, बहुत लंबी यात्रा थी। तो रात से दिन हो गया, दिन से रात हो गया, फिर रात से दिन, दिन से रात, एकदम है ना। वो पर्वत मालाओं को पार करते हुए गया, 5 पर्वतमाला 7 पर्वतमाला पार किया, ठीक है। तो जब वो पार करते हुए एकदम पहुंच गया अरट्टा, बहुत मुश्किल से पहुंचा अरट्टा। तो फिर उसने फिर जब वो मुखिया के पास पहुंचा तो उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि हम लेने क्या आए थे। तो वो फिर गया, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी, वो भूल गया था। इस समय की तरह मोबाइल नहीं होता था कि कोई कहीं भी है और कॉल करके पूछ ले कि क्या बात है ना। तो वो फिर आया राजा के पास, फिर पूछ लिया, फिर गया अरट्टा, फिर भूल गया, फिर आया, फिर गया अरट्टा, ऐसे 2-3 बार चला। तो इस बार राजा क्या किया कि चिकनी मिट्टी पे जो है किलाकार लिपि में जो है कुछ शब्द बना के दे दिया, किसको, दूत को। तो फिर दूत गया, फिर अरट्टा गया, वही इस बार पट्टिका लेके गया और पट्टिका दिखाया मुखिया को। तो मुखिया समझ गया कि इसको क्या चाहिए, है ना। तो इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि कहीं ना कहीं लेखन कला, और इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं लेखन कला का विकास राजा के द्वारा किया गया है और व्यापार की शुरुआत भी राजा के द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है, लेखन कला का प्रयोग। लेखन कला का प्रयोग भी हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। और ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।